हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स। एक ऐसा रूल है जो कि एडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली। दे आर द नॉर्म्स ऑफ द रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन समय, अकाउंटिंग करते समय कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते समय। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो फीचर्स होता है वो होता है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है पुरानी प्रथा। पुरानी प्रथा। अब पुरानी प्रथा का मतलब क्या होता है? पुरानी प्रथा का मतलब ये होता है कि जो आदम जमाने से क्या, पुराने जमाने से क्या चलता हुआ आ रहा है। जैसे मान के चले हम लोग दीपावली मना रहे हैं, तो दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं पहले से दीपावली मनाते हुए आ रहे हैं, तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग में कुछ ऐसा चीज होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। These are the outcomes for क्या practices which have been followed ओवर द ईयर। सालों साल हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और इसमें हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एजम्पशंस। क्या होता है? एजम्पशंस। और एजम्पशंस का मतलब होता है मान लेना, एज्यूम कर लेना। जैसे कि देखिए, these are the basic assumptions or fundamental accounting assumptions which vary, which every accountant assume to be followed by the business। बिजनेस में हम लोग इसको क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को। ये तीन तरह का, जैसे इसमें होता है, पहला एक होता है गोइंग कंसर्न होता है, दूसरा हमारा होता है कंसिस्टेंसी, और तीसरा हमारा होता है अक्रूवल। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसको कि हम लोग मान लेते हैं। इसमें हम लोग पहला पार्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ये हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब होता है चलता रहे। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। कंसर्न का मतलब क्या होता है, बिजनेस। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। जैसे मान के चलिए कि अगर, जैसे आप, ये है आप अगर किसी बिजनेस का अगर अकाउंटिंग करेंगे, अगर आप किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो क्या सोच करके अकाउंटिंग करना चाहिए, ये हमारा बताता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बताता है कि आपको क्या सोच करके बिजनेस का अकाउंटिंग करना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा बताता है कि बिजनेस क्या हो, लंबे समय तक चलता रहे। ऐसा नहीं ना कि 2 साल में हमारा क्या, आप ये सोच करके अकाउंटिंग कीजिएगा कि बिजनेस जो है क्या है, 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सोच करके अकाउंटिंग कीजिएगा, 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये सोच करके आप अकाउंटिंग कीजिएगा। तो ये सोच करके हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ये कौन बताता है? ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। बिजनेस हमारा क्या है, जल्दी बंद हो जाए, ये सोच करके हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं, बल्कि ये सोच करके अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा क्या, वो बिजनेस चलता रहे। ये सोच करके आप अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस क्या हो, चलता रहे, बिजनेस चलता रहे। यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। देखिए, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। फोरसीएबल फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो, बिजनेस चलता रहे और वो बिजनेस का हमारा बंद
ना हो, ये सोच करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तभी हम लोग जानइए हम लोग एसेट यानी कि करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो अगर 1 साल के अगर अंदर बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा तो क्या स्टॉक और बिल्डिंग के बीच में कोई डिफरेंस रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब क्या, जो बेचने के लिए हम लोग आते हैं, यानी कि करंट एसेट। अब करंट एसेट्स का मतलब कि 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। और बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट है, मतलब लंबे समय के फायदे के लिए जो बिजनेस में हम लोग लगाते हैं या 1 साल से ज्यादा के लिए। अब मान लीजिए आप ऐसा मान करके चल रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो आप जो है करंट एसेट, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट के बीच में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या सोच करके बिजनेस कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तब 1 साल के अंदर अगर बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा तो स्टॉक और बिल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस जो आप कर रहे हैं, बिजनेस का जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये सोच करके करना चाहिए कि लंबे समय तक बिजनेस क्या हो? चलता रहे। तभी आप जा करके करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। यही नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में भी तभी हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे जब हम लोग ये सोच करके अकाउंटिंग करेंगे हमारा बिजनेस क्या फ्यूचर में चलता रहेगा। देखिए, डिस्टिंक्शंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे जब आप ये सोच करके अकाउंटिंग करेंगे हमारा बिजनेस क्या 1 साल से ज्यादा दिन तक चलेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के अंदर जिसका बेनिफिट्स मिल जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लंबे समय तक उसका बेनिफिट्स मिलते रहेगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो दोनों में तो डिफरेंस रहेगा नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या ट्रीट हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपके इंटेंशन में क्या होना चाहिए कि बिजनेस चलता रहे। कॉन्सेप्ट भी यही है, गोइंग मतलब चलता रहे, कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, कंटिन्यू। कंसिस्टेंसी समरूप, जो जिसका रूप समान है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। क्या होता है? गिरावट। Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset. It means fall in value of assets. Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an assets. किसी भी एसेट्स का वैल्यू यूज करने के कारण क्या हो जाता है? घट जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डिप्रिसिएशन को मेजर करने का, कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड्स होता है। 17 गो मेथड्स होता है, लेकिन आपको पढ़ना है क्लास 11 में 2 गो, जिसका नाम है पहले मेथड्स का नाम है, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड्स। और दूसरा मेथड क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। बस इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एज्यूम किए हैं क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV, डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का ये क्या है भाई? तो ये जो है मेथड, ये दोनों क्या है? मेथड है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वें साल, 6 साल ले लेते हैं। हम पहले साल किसको अप्लाई कर लेते हैं? डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला साल अगर हम SLM इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले साल इसको यूज किए हम SLM मेथड से। अगर हम पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे साल भी हमको क्या करना चाहिए? SLM यूज करना चाहिए। तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5वें साल भी और 6ठे साल भी। अगर पहला साल अगर हम SLM मेथड्स का यूज किए, एक मेथड, समझ गए? जैसे मान लीजिए मैथ में बहुत सारा मैथ आप यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बनाने के लिए। तो जो पहला साल अगर जो मेथड यूज किए वो हमारा क्या होना चाहिए? दूसरा साल भी वही मेथड यूज होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी बोलते
है यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं ना कि कभी एसएलएम लगा दिए, कभी डब्ल्यूडीवी लगा दिए। अगर मान लीजिए आप डब्ल्यूडीवी, अगर आप मान लीजिए डब्ल्यूडीवी अप्लाई करते हैं फर्स्ट ईयर, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर क्या अप्लाई कर दिए, डब्ल्यूडीवी से अगर डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो दूसरे साल भी क्या होना चाहिए, डब्ल्यूडीवी होना चाहिए। तीसरे साल भी, चौथे साल भी हमारा क्या होना चाहिए, डब्ल्यूडीवी ही होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। मतलब एक जैसा लगातार रेगुलर होने वाला चीज, इरेगुलर नहीं, रेगुलर। हाँ, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस assumptions अकाउंटिंग practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। क्या है इसका मतलब कि एक को आप अडॉप्ट कर लीजिए और ईयर आफ्टर ईयर क्या कीजिए, उसको सेलेक्ट करके यूटिलाइज कीजिए, मतलब उसी को लागू हर एक साल कीजिए। वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस assumptions अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड, किसी एक को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो जैसे देखिए एसएलएम हम यूज कर लिए, तो हर एक साल हम क्या कर रहे हैं, एसएलएम ही कर रहे हैं। अगर डब्ल्यूडीवी कर रहा है तो डब्ल्यूडीवी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाँ, ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल ये चेंज हो सकता है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में बी चेंज्ड ओनली इफ लॉ रिक्वायर्स, कानून अगर कानून बोलेगा तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, ये भी एक क्या है, अकाउंटिंग करने का ये भी एक कानून ही है। तो कानून अगर बोलेगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तीसरा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एसएलएम के जगह हम डब्ल्यूडीवी अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा, फायदेमंद साबित होगा, बेनिफिशियल होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस अगर सुधार होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इफेक्ट करेगा तो उस केस में इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आप क्या पहने हैं, रेड शर्ट पहने हैं, रेड के जगह पर अगर आप ब्लैक पहनेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, बेहतर होगा, कुछ इस तरह का बात। ठीक है, रेड के जगह अगर आप ब्लैक शर्ट पहनेंगे तो आप अच्छे दिखेंगे, आप स्मार्ट दिखेंगे, तो उस केस में कर सकते हैं। एज इट इज मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि एसएलएम से बढ़िया क्या है डब्ल्यूडीवी, अगर हम अप्लाई करेंगे तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होगा, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है, तुम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अक्रूवल, अक्रूवल का मतलब क्या होता है, अक्रूवल का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए हम एक डेट कंसीडर कर लेते हैं, ये 1/4/2025 है, ये खत्म कब होगा, 31/3/2026, ये साल हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एक ट्रांजेक्शन आप होता है, जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम राम। राम से एक गुड्स खरीदा गया, डेट ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं 12 जुलाई, 12 जुलाई 2025 को ये गुड्स कब खरीदा गया है, तो 12 जुलाई 2025 को खरीदा गया है। अब इसका जो सेटलमेंट होता है, इसका सेटलमेंट जो है मान लेते हैं कि 25 जुलाई 2025 को सेटलमेंट हो गया, अमाउंट जो है पे कर दिया गया, अमाउंट क्या कर दिया गया, पे कर दिया गया। अब मेरे को आप एक बात बताइए जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोल देते हैं। सेटलमेंट हो गया इस ट्रांजेक्शन का। आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर आप एक मुंशी हैं तो इस ट्रांजेक्शन को किस डेट पर रिकॉर्ड करेंगे, 1 अप्रैल 2025, 12 जुलाई 2025, या जिस दिन सेटलमेंट हुआ है 25, या 31/3/2026, किस डेट पर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, इस ट्रांजेक्शन को जो कि क्या है, गुड्स परचेज किया गया है, किस डेट पर।
तो ये जो है हमारा गुड्स परचेज किया गया है जो 10,000 का राम से, किस डेट पर रिकॉर्ड होना चाहिए? तो ये बाबू रिकॉर्ड होगा तुम्हारा 12 जुलाई 2025। 2025 ये हमारा सिखाता है अक्रूवल बेसिस। मतलब क्या है? अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, a transaction is recorded when they are entered, not when settlement takes place. Transactions are recorded when they are entered into, not when the settlement takes place. Purchase of goods, जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल नहीं। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन पैसा मिला है या नहीं मिला है, क्या होगा? उसी दिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। मान लो तुम कोई सामान बेचा, उधार बेचा, अब अगला जो है 20 दिन बाद तुमको पैसा देगा, तो 20 दिन बाद अपने डायरी में आप लिखिएगा कि हमको पैसा मिल रहा है, नहीं ना। जिस दिन क्या, जिस दिन हम बेचे सामान उधार या नगद, उसी दिन ना हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूवल बेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूवल इसी बेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जिस दिन हम लोग का ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड कर लीजिए, ना कि उस दिन रिकॉर्ड की जिस दिन आपका सेटलमेंट हुआ। तो ये हमारा क्या था? अक्रूवल बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग जो होता है हमारा क्रेडिट बेसिस पर जनरली होता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? तो फॉलो करते हैं। क्लियर है? इसलिए 25 जुलाई के डेट पर इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये हमारा क्या था? तो अकाउंटिंग एजम्पशंस था, जिसको कि हम लोग क्या कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ। जय हिंद।